So hello everyone, welcome to Akars Pathik. I hope you all are doing good. And today we are going to start a new chapter, which is verb. And in this chapter, we are going to discuss a lot of things which are actually very important in English, because we all know that we cannot frame a sentence without a verb. It is very important in English. So without wasting a single second, let's start our new topic, which is verb. And today in this chapter, we are going to discuss something very interesting and in very engrossing way. तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर का हीरो। तो सो एज यू ऑल कैन सी दैट आई हैव रिटन दैट इंग्लिश ग्रामर का हीरो। तो हमारा जो वर्ब टॉपिक है वो एक्चुअली ये एक हीरो ही है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल उठता है वो है कि वर्ब आखिर है क्या? व्हाट इज वर्ब? क्या होता है वर्ब? तो यहाँ पर आपके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिखा है। वर्ब बताता है काम यानी कि हाल या फिर होने की स्थिति। ये है वर्ब का डेफिनेशन। अगर आप बुकिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट, दैट्स इट। और अगर बात इसके इम्पोर्टेंस की जाए तो आपके सामने यहाँ पे जो एक बात लिख रखी है मैंने, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे समझिए कि वर्ब का बिल्कुल सेम टू सेम काम है जैसा हमारे चाय में चीनी का काम होता है। अगर चाय में चीनी नहीं है तो बेकार है, वैसे ही अगर इंग्लिश में वर्ब नहीं है तो वर्ब के बगैर इंग्लिश भी बेकार है। तुम्हें इंग्लिश में वर्ब का नॉलेज होना ही चाहिए, बिकॉज हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं विदाउट वर्ब। तो इस स्लाइड से आपको ये याद रखना है कि वर्ब वो पावर है जो कि सेंटेंस को जिंदा रखता है। अगर हमारे पास वर्ब नहीं है तो हमारे सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है। इन इंग्लिश वी कैन नॉट फ्रेम अ सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब। हाँ, हम केवल वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है इन इंग्लिश। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं मैंने कि आई ईट फूड, तो यहाँ पर ईट वर्ड, या फिर सी इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे इज़ वर्ड, ये दोनों ही क्या हैं? एक वर्ब है। तो या इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप समझे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ब के टाइप्स की, तो हमारे सामने कुछ ये मेन टाइप्स जो मैंने स्लाइड में लिख रखी है आपको दिख रहे होंगे। इसमें हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे जो मेन टाइप है। वर्ब के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इसके मेन टाइप होते हैं, और बाकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को ही समझेंगे। डोंट वरी, ये पूरी की पूरी फैमिली है, ऐसा समझ लो। वर्ब एक नहीं होता है, वर्ब की पूरी फैमिली है, और इसमें हर एक मेंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने इंग्लिश को फ्लुएंटली इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैंने आपके सामने एक कोट लिख रखी है, ऐसा समझ लो छोटा भाई है, इसको याद करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इस कीवर्ड को। ये ऑब्जेक्ट लवर है। ऑब्जेक्ट लवर का मतलब, जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर रहता ही नहीं है। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, जिसे ऑब्जेक्ट चाहिए। इट मीन्स अ वर्ब विच टेक्स ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अगर उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो तुम्हें सेंटेंस अधूरा लगेगा। याद रखना, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है सी ईट्स। अब ईट्स व्हाट? अगर हमने नहीं बोला सी ईट्स एप्पल तो बात अधूरी रह जाएगी। सी ईट्स समथिंग, ही राइट्स समथिंग, वो कुछ ना कुछ अगर लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, अगर वो खा रही है तो क्या खा रही है, ये बताना ही पड़ेगा। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लवर है, ये कभी भी अकेले नहीं रह सकता है। अगर ये अकेला है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस रॉन्ग है। अब इसी का उल्टा कर देते हैं। अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की डिस्कशन करने लगे तो जस्ट जो अभी आपने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा है उसी को उल्टा कर दो, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब सिंगल लाइफ पसंद करता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना
अकेले इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल कहने का क्या मतलब है कि हमें सामने वाले की जब ज़रूरत नहीं है तब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर किसी और फैक्ट की, किसी और पार्ट की, किसी और तथ्य की, फैक्टर की, किसी और फैक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, तब वो हमारा जो वर्ब होगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हमें किसी और फैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है अपने वह सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तब वहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तब वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसलिए याद रखने के लिए, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइफ पसंद है, तब वो क्या हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे समझो, इंडिपेंडेंट वर्ब जो है वो क्या है, वो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसके पास इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको चाहिए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा ट्रांजिटिव। जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे सिंगल लाइफ पसंद है, वो हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल्स, ही स्लेप्ट, अब सो गया है, तो यहाँ पर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। द बेबी क्राइड, अब वो क्राई करके रुक गई है, उसे ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें ही थिंक्स, अब यहाँ पर ही थिंक्स के साथ मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। ही थिंक्स समथिंग, वटेवर, वो जो भी सोच रहा है उसके सोचने में ही थिंक्स, ही क्लैप्स। तो यहाँ पर ये जो क्लैपिंग है, स्लैपिंग है, या स्लीप वर्ड है, या फिर ऐसे ही थिंक वर्ड है, ये कहीं ना कहीं इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्या हैं ये? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमें व्यक्त करने के लिए, इसको बोलने के लिए हमें सामने किसी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। इसी वजह से आगे चल के जब आप लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको बताया जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करके बना हुआ है, तब हम वहाँ पर उसका पैसिव नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव फॉर्मेट करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर भेजते हैं। तो जब हमारे पास हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रांजिटिव होगा तो वो फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो होंगे, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि जो अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो क्या है, ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइफ पसंद है, तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। हिंदी में मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का मतलब है जो एक्चुअल काम हमारे सेंटेंस में बोला गया, एक्चुअल एक्शन जो बोला गया है वही होता है हमारा मेन वर्ब। जैसे कि आई रन डेली, तो यहाँ पर ये जो रन वर्ड है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ही राइट्स पोयम, तो यहाँ पे जो राइट्स वर्ड है ये क्या है, मेन वर्ब है। आप ऐसे समझ सकते हो कि मेन वर्ब जो है वो खुद फाइट करता है, मेन हीरो है, वो अपने सेंटेंस का मेन हीरो है, खुद काम करेगा, कोई और साइड एक्टर उसका काम नहीं कर सकता है जो काम मेन वर्ब का करता है। तो इसलिए तुम ऐसे समझो कि सेंटेंस में जो एक्चुअल काम बताए वो मेन वर्ब होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, ही थिंक्स टू गो देयर, ही थिंक्स टू गो देयर। अब यहाँ पर मेन वर्ब हमें ढूंढना है, मुख्य काम क्या है। टू गो जो तुम्हें दिख रहा है वो दरअसल काम नहीं है, ही थिंक्स जो है वो मेन काम है इसमें। तो इस वजह से ही थिंक्स टू गो देयर में जो थिंक्स है वो मेन वर्ब का काम करता है। अदरवाइज जो टू गो था वो इन्फिनेटिव था, वो आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब वाले टॉपिक में, चैप्टर में। सो आई होप आपको मेन वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की, जो कि है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हमारे सेंटेंस के अंदर आने वाले कुछ ऐसे वर्ब जो कि काम कर रहे होते हैं साइड एक्टर का। साइड किक का मतलब क्या होता है? मित्र या साथी। तो यहाँ पर ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे सेंटेंस में आते हैं और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। किसकी? मेन वर्ब की। क्यों? क्योंकि वो मेन वर्ब जो है हमारा वो हीरो है हमारे सेंटेंस का। तो अगर हमारे मूवी में साइड एक्टर्स ना हो तो मूवी क्या हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे ही हमारा सेंटेंस अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। हमें चाहिए क्या कि सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और यहीं पर हम लोग गलती करते हैं बच्चों। हम लोग दरअसल गलत तरीके से इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर लेते हैं एंड दैट इज़ वाई हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सिचुएशन में लगता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब को कब इस्तेमाल करते हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये हेल्पिंग वर्ब चीज़ क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। आगे चल के आप लोग बी वर्ब भी पढ़ते हैं या फिर आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब जब पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आगे इन चीज़ों को भी समझेंगे अभी। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, अगला टाइप जो है वो हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैंने यहाँ पे एक कोट लिख रखा है, आपको देखना है कि ये क्या है, ग्रामर के डॉक्टर हैं। ये ग्रामर के डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो ग्रामर का डॉक्टर है ये काम क्या करता है, सेंटेंस को बीमार होने से बचाता है। ऐसे समझो आप लोग कि जैसे बिना डॉक्टर बिना दवा के पेशेंट ठीक नहीं होता है, वैसे ही बिना ऑक्सिलरी वर्ब के हमारा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है, आप देखिए लिखा है सी ईटिंग फूड। आपको सुनने में ही गलत लग गया होगा, सी ईटिंग फूड गलत है। हमें क्या बोलना है, सी इज़ ईटिंग फूड। ये इज़ जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यही वो दवा है जो कि हमारे सेंटेंस को ठीक कर दे रहा है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये दरअसल डॉक्टर हैं किसके, ग्रामर के, और ये सेंटेंस को क्लियर करते हैं, सेंटेंस को स्पष्ट बनाते हैं, सेंटेंस को सही बनाते हैं, उन्हें गलत होने से बचाते हैं। अब अगर हम बात करें इनके इस्तेमाल की, इनके यूजेस क्या क्या हैं, तो इनके यूजेस में हमारे सामने आता है कि ये टेंस को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो या मे भी आप लोग जानते हो कि जब भी हम क्वेश्चन यस नो टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बोलने वाले होते हैं तब भी हम इस्तेमाल करने में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इन ऑक्सिलरी वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। टेंस को तो डायग्नोस करने में ही हमारी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपने यूजेस को आई गेस समझ लिया है, तो अब हम लोग दूसरा इसका जो मेन डॉक्टर होने का रीज़न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इन चीज़ों के अलावा और क्या करता है, तो वो काम करता है डायग्नोस करने का। किस चीज़ का डायग्नोसिस करता है ये डायग्नोसिस करता है टेंस का। टेंस को बताता है कि आखिर हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बोला गया, किस काल में बोला गया, किस समय में बोला गया। जैसे कि इज़, एम, आर का इस्तेमाल हुआ तो हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, वॉज, वर का इस्तेमाल हुआ तो हमारा पास्ट का सेंटेंस है, और इसमें हैज़, हैव आ गया है तो ये हमारा परफेक्ट टाइप का सेंटेंस बताता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें विल और शैल इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस को कैसे बताएगा। तो दरअसल आप सबको आई गेस कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे कि दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली था नहीं। अगर हम शुरुआत की बात करें, बहुत ही बिगिनिंग की बात करें, तो वहाँ पर फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं होने का रीज़न क्या है, ना होने का रीज़न है वहाँ की फ़िलॉसफ़ी वहाँ की जो थी वो दरअसल वर्तमान पे ज़्यादा केंद्रित है। वर्तमान पे केंद्रित होने के कारण वहाँ की फ़िलॉसफ़ी में भविष्य के ऊपर चिंता नहीं की जाती। इसीलिए वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिज़म होता है, मतलब भौतिकवादता होती है, भौतिकवाद होता है वहाँ पे। फ्यूचर का ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसीलिए वहाँ पर फ्यूचर टेंस के लिए भी रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। तो बाद में मॉडल्स बनाए गए और उन मॉडल्स में हम लोग पढ़ते हैं विल और शैल। तो ये विल और शैल काम करते हैं फ्यूचर टेंस को बताने का, लेकिन ये ना ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। इन्हें हम मॉडल्स में इस्तेमाल करते हैं और मॉडल्स में ही इन्हें पढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो मन में आपके डाउट आया था उसे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ऑक्सिलरी वर्ब ये बताता है कि या तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है या तो फिर ये पास्ट में है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आखिर ऑक्सिलरी वर्ब के और कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से वो बातें हैं जिनकी वजह से मैंने इन्हें डॉक्टर कहा है ग्रामर का। तो दरअसल ये क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, आपने पढ़ा ही है। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के हम लोग क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे यू लाइक टी, अब इसी में डू लगा दिया तो डू यू लाइक टी, अब ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही किसी भी सेंटेंस के आगे हम उसके रिलेटिव, उसके रिस्पेक्टिव
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो जो सेंटेंस है हमारा वो दरअसल एक क्वेश्चन बन जाएगा। और वो किस टाइप का सेंटेंस होगा, तो वो होगा यस नो टाइप का क्वेश्चन। और ऐसे ही जब भी हमें निगेटिव बनाना होगा तब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल किए नॉट का इस्तेमाल नहीं पॉसिबल होता है। अगर आपने कर लिया तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस को निगेटिव बना रहे हो या फिर आप क्वेश्चन के फॉर्म में उसे बना रहे हो, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और फिर उसके बाद इमरजेंसी का एक सिचुएशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है। वैसे ये बहुत ही ह्यूमरस वे में बताने के लिए मैंने आपको लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस दरअसल मेन बात क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है, एम्फेसिस डालना है, शॉर्ट में आंसर करना है, छोटी बात में थोड़ा सा ही बोल के जवाब देना है। तो उस सिचुएशन में हम ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल को लेकर आते हैं। हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द वर्क वॉज डन, ये बोल दिया। यस आई डू, ये यस आई डू एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्रेज है जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि आपसे किसी ने कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, यस आई डू। डू यू लाइक मी, यस आई डू। डू यू हेट मी, यस आई डू। तो यहाँ हर सिचुएशन में हम आई डू का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सेंटेंस को पूरा जवाब दे पा रहे हैं। ऐसे ही हैज़ फिनिश्ड। अब ये सारे के सारे चीज़ों में दरअसल हम कर क्या रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, शॉर्ट में आंसर दे रहे हैं या फिर पैसिव फ्रेम कर रहे हैं। और इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का ये रोल हमारे सामने नज़र आता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये ग्रामर के डॉक्टर हैं। सेंटेंस चाहे जैसा बनाना हो, हमें चाहे क्वेश्चन बनाना हो, चाहे नेगेटिव बनाना हो, हमें इस्तेमाल ज़रूर करना होगा इन ऑक्सिलरी वर्ब को। अदरवाइज़ वो हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वाला या निगेटिव वाला, अगर आपने बिना ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल किए बनाया है तो वो गलत हो जाएगा। और उसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते समय ध्यान देना है, अगर हमारी बात प्रेजेंट की है तो इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। अगर वो हमारा पास्ट की बात करता है तब हम वॉज वर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो इस समय ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते समय भी कॉशियस रहना है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग, याद रखना, टेंस के अकॉर्डिंग। आई होप आप सभी को ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो किस्सा है ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब ये परमिशन वाले अंकल हैं। परमिशन वाले अंकल कहने का क्या मतलब है, आप लोगों ने मे वर्ड का इस्तेमाल बहुत बार किया होगा अपने स्कूल में। तो ये दरअसल क्या करते हैं, हम परमिशन लेते समय इस्तेमाल करते हैं या फिर रिस्पेक्ट शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मे वर्ड का। इंग्लिश में दरअसल है क्या कि जब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल वो कहीं ना कहीं हमें सेंटेंस के टेंस के बारे में बता रहे होते हैं, हमारे इमोशंस को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो हम जब कोई बात इमोशंस में बोलते हैं तब हम इन मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन मॉडल्स का इस्तेमाल दरअसल हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को भी कन्वे करना चाह रहे होते हैं। कैपेबिलिटी को बताना है, कैन का इस्तेमाल कर लेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। पॉसिबिलिटी बताना है, कुड का इस्तेमाल कर लेंगे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये ढेर सारे मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये दरअसल कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुए हैं हमारे इंग्लिश में हमारे इमोशंस को बताने के लिए कि हम किस वे में अपनी बात को बोल रहे हैं, किस भावना में अपनी बात को बोल रहे हैं। तो वहाँ पर इन मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। और या इनका इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि मे का इस्तेमाल आप लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं, टीचर से परमिशन लेना, मे का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मस्ट का इस्तेमाल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मम्मी का ऑर्डर मस्ट लग गया है, मतलब आपको वो करना ही करना है, बाध्यता दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप लोग इन मॉडल्स को याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए डिटेल चैप्टर जब आएगा मॉडल वर्ब का, तब हम लोग इन सभी मॉडल्स का डिटेल में इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आई गेस ये आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने डाउट को कमेंट कर देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपका उस कमेंट का जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। सो एवरीवन, कमेंट डाउन योर डाउट्स right now so that I can clear your doubts in the comment box. It is very important to create a communication between us. It is very important for us. अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है, वर्ब के वो रूल्स हैं या वो भाग है जो कि रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ऐसा समझ लो कि ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग।
जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल हो, उन वर्ब्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कह देते हैं। ऐसा समझ लो कि फाइनाइट वर्ब दरअसल स्कूल का वो टॉपर है जो सारे के सारे रूल्स को फॉलो करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब का वो हिस्सा जो कि इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अब अभी जो आपने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा या आपने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा या फिर अब यहाँ पर जो आप ये फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेम चीज़ें हैं, बस उनके इस्तेमाल और उनकी बात को बोलने की तरीके से ही वो डिफ़र कर जाते हैं। फाइनाइट वर्ब भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहीं ना कहीं वही चीज़ है, बस उसके इस्तेमाल करने का तरीका ही हमें बता देता है कि ये फाइनाइट वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब ही है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसा है? निश्चित है। जब उनका इस्तेमाल फिक्स है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तब वो क्या होगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। अगर उसका इस्तेमाल हम वर्ब का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट या टेंस से इतर करते हैं, आपने बहुत सारे सिचुएशन देखे होंगे जहाँ पर हम वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में जो हमारा टेंस है या सब्जेक्ट है उसको बिना ध्यान में लिए करते हैं। जैसे मैं कहूँ रनिंग रनिंग सॉरी रेनिंग यस। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये आपके लिए एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही लव्स स्विमिंग, अब यहाँ पर आपको लव्स भी नज़र आ रहा है जो वर्ब की तरह ही दिख रहा है और स्विमिंग भी कहीं ना कहीं वर्ब ही है, बट यहाँ पर ये जो लव्स है ये इस्तेमाल हो रहा है इस ही को ध्यान में रखते हुए, वाइल ये जो स्विमिंग है इसका अपने ना तो टेंस से कोई लेना देना है ना ही सब्जेक्ट से कोई लेना देना है। इस वजह से ये जो हमारा लव्स आया ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। वाइल ये जो बिना टेंस बिना सब्जेक्ट को ध्यान में रखे हुए इस्तेमाल हुआ ये क्या है? हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ऐसे ही हम लोग आगे चल के भी नॉन फाइनाइट वर्ब में भी समझेंगे। ही राइट्स वेल, सी राइट्स वेल या फिर दे राइट वेल। अब यहाँ पर राइट में तुमने देखा एस इस्तेमाल हुआ है, ये क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। वाइल जो दे है दे प्लूरल है, तो इसके साथ जो एग्री करेगा वर्ब का फॉर्म वो भी प्लूरल होना चाहिए और वो राइट है। तो इस तरह से जो वर्ब हमेशा रूल को फॉलो करे, सब्जेक्ट और टेंस को इस्तेमाल ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल हो, वो वर्ब का हिस्सा हमारा वो वर्ब कहलाता है फाइनाइट वर्ब। जबकि जब हम वर्ब का इस्तेमाल इतर सब्जेक्ट और टेंस से इतर इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है तब हम कर रहे हैं, तब वो क्या है? नॉन फाइनाइट, तब वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ये अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप था वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि हमने अभी अभी समझा कि ये क्या है। ये दरअसल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ये नहीं देखता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये नहीं देखता है कि हमारा टेंस क्या है, बस ये इस्तेमाल होता है अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सेंटेंस के बारे में और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब का भी इस्तेमाल मैंने आपको बताया ही लव्स स्विमिंग में। और ऐसे ही ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इन्फिनिटिव जो कि 2 प्लस वर्ब फर्स्ट के इस्तेमाल से बनते हैं। जीरंड जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है बट ये एक्ट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है नाउन का। जब पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। अब हमारे सामने कन्फ्यूज़न आ सकता है कि सर जीरंड में भी आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल में भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें भी आईएनजी फॉर्म है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा कि कोई सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब है वो जीरंड है या फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो इस्तेमाल हुआ हुआ जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो काम कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है और नाउन का काम कर रहा है, तब वो जीरंड है। और अगर वो इस्तेमाल हुआ है किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए, तब वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा एज एडजेक्टिव, वाइल जीरंड जो इस्तेमाल होगा वो होगा एज नाउन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सी लाइक्स टू सिंग। अब ये टू सिंग जो है ये इन्फिनिटिव टाइप है किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का, इन्फिनिटिव टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। और ऐसे ही रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो रनिंग है देखो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, काम कर रहा है ये नाउन का कि दौड़ना क्या है? एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो इसलिए दौड़ना वर्ड जो है काम नाउन का कर रहा था, इस वजह से ये एक जीरंड है। वाइल
अब ये सामने हमारे जो लिखा हुआ एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सीइंग इज बिलीविंग, देखना विश्वास करना होता है। अब यहाँ पर भी हमारा जो ये सीइंग और बिलीविंग है, ये क्या है, ये हैं हमारे जीरंड। और इसी तरीके से जब हमारे सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या फिर आगे चल के जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब भी पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट भी पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग इन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा डीपली समझेंगे। आई होप ये रेबल वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि जो रूल्स को नहीं मानता है, ना तो सब्जेक्ट देखेगा ना ही ऑब्जेक्ट टेंस देखेगा, बस ये इस्तेमाल होगा और सेंटेंस में फर्दर इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करेगा। इसीलिए इसके साथ मैंने रेबल वर्ड लिखा है, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ये बस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर फिर भी आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सो दैट मैं आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश करूं और आपकी हेल्प कर सकूं। अब हम इस स्लाइड में थोड़ा सा बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स की। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम वर्ब का इस्तेमाल करते समय ही गलतियां कर देते हैं, और उसी कॉमन मिस्टेक की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे ही डू हिज वर्क बोल दिया, अब ये गलत हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग है। हमें ही डज हिज वर्क बोलना चाहिए, ही के साथ डज इस्तेमाल होता है। सी ईटिंग फूड, कुछ खाली खाली सा तुम्हें महसूस हो ही गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सी इज ईटिंग फूड और सी वॉज ईटिंग फूड, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल, ऑक्सिलरी वर्ब डॉक्टर जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। तो वर्ब गलत हुई तो इंग्लिश भी शर्मा जाती है, ये बात याद रखना बेटा। इंग्लिश में वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश को अच्छा बनाना है, अच्छा बोलना है, अच्छा लिखना है, तो तुम्हें वर्ब नाम के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और इसको अच्छे से समझना होगा, सो दैट तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किया गया जो इंग्लिश है वो गलत ना हो, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं। बिकॉज यूट्यूब पर आने का जो पर्पज़ है वो है आपकी हेल्प करना, और वही नहीं कर पाऊंगा तो बेकार है। इस वजह से आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट ऑफ द चैप्टर में। यहाँ एंड ऑफ द चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन को। क्विक रिवीजन मतलब हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा वर्ब क्या है, एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है या स्टेट को बताने वाला वर्ड है, और ये इस्तेमाल होता है सेंटेंस में हमारे द्वारा किए जा रहे क्रिया को बताने के लिए। फिर हमने पढ़ा मेन वर्ब के बारे में, जो कि मेन हीरो होता है। फिर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो कि साइड किक है, साइड किक का मतलब साथी है, जो कि हमारे मेन वर्ब की हेल्प करता है। और इसके बाद हमने पढ़ा मॉडल को। मॉडल के बाद हमने पढ़ा उससे पहले हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ लिया था। ट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या जाना कि ये ऑब्जेक्ट लवर है, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहता है, इसलिए हमें याद रखना होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट लवर है, ये ऑब्जेक्ट के साथ ही रहते हैं। और फिर इंट्रांजिटिव वर्ब को हमने पढ़ते समय जाना कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये सिंगल लाइफ रहता है इसका। और इस तरह से हमने पूरे के पूरे वर्ब और वर्ब के टाइप्स को क्लियर कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, आई रिपीट इट अगेन, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब अगर वर्ब समझ में आ गया है तो आई होप आपने आधी इंग्लिश जीत ली है, क्योंकि जो हमारा वर्ब का सेक्शन है वो ही दरअसल डिटरमाइन करता है कि हमारी आगे की इंग्लिश कैसी होने वाली है। तो अगर आपको वर्ब समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक टेलीग्राम का लिंक यहाँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल से इस क्लास के सारे पीडीएफ नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, हम लोग एडवर्ब को डिस्कस कर रहे होंगे। और इस तरह से हमारा एडवर्ब जो होगा वो हमारा 5वां लेक्चर होगा, और इस तरह से हम अपने POS के कंप्लीशन के तरफ बढ़ रहे हैं। एडवर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन एंड देन इंटरजेक्शन, और हमारा POS का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड धन्यवाद, DHANYAWAD। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।